एल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका ब्रेन रखा हुआ है और उस पर रिसर्च होती रहती है। उनका ब्रेन का साइज छोटा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये उनमें न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा थे। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आपको पैसे से मोहब्बत, पैसे से प्यार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा "यार, पैसा कमाने है। का आईक्यू लेवल लो है, तो वो क्या चीजें होती है जो इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रही होती हैं। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस के बिना आपका एक्शन प्लान नहीं बन सकता। वो बन गया फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। कितने सारे फाइनेंस के हमारे इन्फ्लुएंसर आ गए, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ के ही तो बता रहे हैं, डेली रूटीन का बता रहे हैं। मेरे बच्चे का नेचर कैसा है उसके कंपैटिबल मैं उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग अगर मैं स्कूल में डालता हूँ तो आपका डिसीजन वहां से सही होना शुरू होता है। आप खुद अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं कर सकते। दैट इज अ ब्लंडर व्हिच वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट मेनी इयर्स। ब्रेन की पावर जो होती है, जो आपने जैसे बोला, पावर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। पूरा तो डे ड्रीमिंग इज अ ब्लेसिंग। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड टॉक्स विद मी डॉक्टर शिखा। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विकास नागरू, जो कि एक ब्रेन परफॉर्मेंस एक्सपर्ट हैं। और आज के एपिसोड में हम उनसे सीखने वाले हैं कि हम अपने ब्रेन के मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कैसे करें, जो कि हमने हमेशा से सुना है कि हम उसका फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे होते। कैसे हम अपनी ब्रेन की पावर को इंक्रीज करें ताकि हमको लाइफ में डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। हम अपने ब्रेन की पावर को यूज़ करके फाइनेंशियल फ्रीडम तक कैसे पहुँचे, राइट करियर कैसे चूज करें, और साथ ही साथ ऐसे कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी वो हमारे साथ इस एपिसोड में शेयर करने वाले हैं, जिससे हम अपनी ब्रेन की हेल्थ को बढ़ती उम्र के साथ भी मेंटेन करके रख सकते हैं। तो वेलकम सर। My pleasure, ma'am. Thank you so much for wonderful this introduction. So much. Thank you. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, एंड फैंटास्टिक, फीलिंग वेरी एनर्जेटिक यहाँ के, और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि हमने सुना है हमेशा कि हम लोग अपने ब्रेन की सिर्फ 10% कैपेसिटी को ही यूटिलाइज करते हैं, हम उससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते। अगर हम उतना फुल पोटेंशियल अपने ब्रेन का यूज़ करना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक हम सक्सेस भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और मतलब विन विन वाली सिचुएशन हो सकती है हमारी लाइफ में। तो क्या ये सच है? आपने वो सुना है कि आधा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। तो बिल्कुल। ये हाफ कुक फूड इज अ पॉइजन। तो एक्चुअली में यही है, ब्रेन जब भी यूज होता है 100% पूरी कैपेसिटी के साथ यूज होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा दिमाग आपके साथ लगा हुआ है, आपसे बात कर रहा है। जब आप मुझसे कर रहे हैं, या यहाँ पे जो कैमरामैन है वो अपना 100% उस टाइम पे, ब्रेन अगर MRI किया जाए तो 100% दे रहा है वो अपना। लेकिन इसके पीछे की जो इन डेप्थ लाइन थी ना, वो ये थी कि जितना हमारा पोटेंशियल है, जिसको लेके हम पैदा हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम नहीं कर रहे। तो ब्रेन तो 100% यूज हो रहा है, लेकिन उसके पोटेंशियल, जैसे मान लीजिए आपके पास BMW कार हो, अब आप उसको ये अपने भीड़ी भाड़ी सड़कों पर चलाएं और 20 की स्पीड पर चलाएं, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। कार तो है, लेकिन क्या उस लग्जरी को आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? नहीं। तो ब्रेन को अगर 100% यूज करना है ना, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। और अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने भी रिसर्च की है। उन्होंने थ्रू MRI क्रॉस चेक करवा दिया कि जब भी अगर आप बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सोच रहे हो, तो आपके ब्रेन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एक्टिव हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10% ही है, हमने पोटेंशियल का 10% है। थोड़ा सा यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो हमें पोटेंशियल पे बात करनी चाहिए, लेकिन पोटेंशियल पता कैसे हो? तो मोस्टली लोगों को अपने बारे में पता ही नहीं होता। तो जितना वो अपने आप के बारे में सेल्फ डिस्कवर करेंगे, तब जाकर वो 100% अपने पोटेंशियल को यूज कर पाएंगे, तब वो ब्रेन का हिस्सा एक्टिव होगा जिसके लिए वो इस धरती पे आए हैं। दैट इज द रीजन। और ये पोटेंशियल हम पता कैसे करें कि हमारा कितना ब्रेन का पोटेंशियल है और हम कितना यूज़ कर रहे हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखा जाए तो पहले क्या होता था, जब हमारे यहाँ पर गुरु शिष्य पद्धति होती थी, तो गुरु का काम होता था कि आप जब बच्चे को लेके जाते हो तो गुरु बताता था कि ये व्यक्ति या ये बच्चा किस चीज़ के लिए बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको लर्निंग दी जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे तो सिस्टम ही नहीं है। एक ही क्लास में 50-60 बच्चे हैं, तो संभव ही नहीं है कि एक टीचर बता सके। इसलिए देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड गुरु। वो सब्जेक्ट टीचर हैं। तो अब इसका एक ही तरीका रह गया, या तो मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और ये नहीं है कि मेडिटेशन लोगों को लगता है ये 50 साल के बाद होगा। अरे नहीं, मेडिटेशन तो 6-7 साल के बच्चे के साथ शुरू हो जाना चाहिए, ताकि इसको अपने बारे में पता हो। दूसरा, यहाँ मेरे पेरेंट्स को बहुत एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप अपने बच्चे के बारे में ना डिटेल में लिखना शुरू कीजिए। किस चीज़ पे वो पोक होता है, किस चीज़ को लेके बहुत खुश होता है, कैसे वो एक्ट करता है, कैसे रिएक्ट करता है, कब वो किसी ग्रुप में जाके खुश होता है या नहीं होता है, अपने आप पे रहना पसंद करता है। अच्छा, आपने इसको डाँट दिया तो कैसे रिएक्ट कर रहा है, अगर आपने इसको एप्रिशिएट किया तो कितना वो एकदम एंथुसियाज़्म में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नोट कर लेंगे, और नोट यहाँ नहीं होता, नोट होता है कॉपी में, नोटबुक में। तो अगर यहाँ है तो कुछ भी नहीं है। आप अगर नोटबुक में उसका प्रॉपर चार्ट बना रहे हो कि हाँ ये कैसा है, तो आप उससे सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हो, या तो मेडिटेशन, या फिर आप उसके लिए जर्नलिंग कर रहे हो तब। तीसरा, अब हम टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, बहुत सारे टूल्स हैं।
एप्टीट्यूड टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, फिंगरप्रिंट टेस्ट है, साइकोमेट्रिक है। और जितना ज़्यादा हम इस पे काम करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आसान हमारी ज़िंदगी रहने वाली है या हमारे बच्चों की रहने वाली है। हम गलतियाँ करते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी पे काम नहीं करते और फिर हिट एंड ट्रायल में रहते हैं, और तीर तुक्के में तो ज़िंदगी नहीं कटती, सिर्फ एवरेज रह जाती है। वही प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। तो जो सेल्फ डिस्कवरी की आपने बात की, एक तो पहले आपने ये कहा कि पहले गुरु जो थे वो आइडेंटिफाई कर लेते थे कि किस बच्चे में क्या पोटेंशियल है। बिल्कुल। जैसे द्रोणाचार्य ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि अर्जुन के अंदर क्या क्या पोटेंशियल है, और पोटेंशियल है? शुरुआत से उनको वो गाइडेंस मिली। भीम के अंदर क्या है, सबके अलग अलग थी। बिल्कुल, हाँ, सबके अंदर क्या है, और वो हम जानते हैं कि उन्होंने फिर कैसे क्या अपनी है? अपनी उसमें सक्सेस को हासिल किया। तो अब वो रोल पेरेंट्स निभा सकते हैं कि वो अपने बच्चे को स्टडी करना शुरू करें, जैसे आपने कहा। तो जब हम बात सेल्फ डिस्कवरी की कर रहे हैं कि जब जो हमारी एज में आ गए हैं और उनको ये पता चला आज कि हम अपने पोटेंशियल को पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको अगर यूज़ करें तो हम अपनी लाइफ में और बेटर कर सकते हैं। तो वो जो सेल्फ डिस्कवरी के लिए जो जर्नलिंग करें, तो वो क्या क्वेश्चंस उनको अपने लिए पूछने चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। वेलकम। एक्चुअली क्या होता है कि पहला तो उस पेरेंट को अपने बारे में बताना चाहिए। हम्म। भाई मान लीजिए पेरेंट खुद परेशान है किसी भी कारण से, या तो अपने रिलेशनशिप से, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, या पर्सनल लाइफ से, तो उस माइंडसेट के साथ तो अपने बच्चे को वो चेक नहीं कर सकता। तो उसको पहले अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। उसका अगर ग्रोथ माइंडसेट है तो वो उस बच्चे को उतना उस नज़र से देखेगा, अदरवाइज उसी के वही टेंट्रम उसको इरिटेट करेंगे। और अगर ग्रोथ माइंडसेट है, उसी के वही टेंट्रम उसको बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये नज़र का खेल है। तो जैसे मतलब नज़र बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, तो वो वाला किस्सा है यहाँ पर। तो पहला पेरेंट अपने आप पे काम करे, डीप क्वेश्चंस पूछे अपने आप के साथ। अगर जैसे जैसे बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो पहला बच्चे से अगर सवाल पूछो, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो? सेम क्वेश्चन विद बाय मतलब योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ। अगर मान लीजिए मैं इरिटेट हो रहा हूँ इस टाइम पर, क्यों इरिटेट हो रहा हूँ? कौन सी बात से इरिटेट हुआ हूँ? अच्छा, अगर बात से इरिटेट हुआ हूँ या बात को कहने वाली टोन से इरिटेट हुआ हूँ, तो इतना माइक्रो लेवल पे जाइए। अगर अच्छा टोन से हुआ हूँ, तो टोन किसकी थी? वो उस व्यक्ति से हुआ हूँ या टोन से हुआ हूँ? तो जब आप इतना माइक्रो लेवल पे जाते हैं ना, एक्चुअली में बात क्या है, जब यहाँ से मैं मान लो बॉम्बे जाना है, तो हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि जाना कहाँ है और जाने के रास्ते क्या क्या हैं, और हमारी करंट सिचुएशन कैसी है। क्या मैं बाय एयर जा सकता हूँ, बाय रोड जा सकता हूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, मेरा टाइम कैसा है। ऐसे ही जब आपने लंबी जर्नी तय करनी है, आपने पूरी जिंदगी बितानी है, तो उसके लिए आपके पास आपकी माइक्रो लेवल की डीप नॉलेज होनी चाहिए। इवन यहाँ तक कि जब आप नमक खाते हैं तो कौन सा नमक पसंद आता है, इतना तक पता होना चाहिए। मीठा खाते हो तो कौन सा मीठा, मीठा खाने के बाद कैसे आप रिएक्ट करते हो। अगर आपको ये सब पता है, अगर आपको अपने नियम पता है, ब्रेन कैसे चलता है, यकीन मानिए आपको ना कोई भी व्यक्ति डरा नहीं सकता। आपने कभी नोट किया है, कहा भी जाता है मार्केटिंग में, या तो पेन बिकता है या प्लेजर बिकता है, और डर से दुनिया चलती है। ये डर वही हालात है, मैं तो कई बार मजाक मजाक में कहता भी हूँ, जैसे आप अभी करनाल से यहाँ आए, तो रास्ते मान लो आपको पुलिस वाला रोक ले, ट्रैफिक वाला, और आपको नियम ना पता हो, आपकी गलती है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे? या तो चालान कटवा लेंगे या फिर सेटिंग करेंगे, यही होगा। अगर आपको नियम पता है तो आप क्या चालान कटवाएंगे? नहीं। तो अब आपसे बात करेंगे, बहस करेंगे, या आर्गुमेंट करेंगे, या कम से कम उसको कन्विंस करेंगे कि मेरी गलती अगर नहीं है तो, अगर है तो किस लेवल की है। लेकिन आपको नियम पता होने चाहिए। सेम विद यू, अगर आपको आपके ब्रेन के नियम पता है तो समस्या ही नहीं, कोई आपको डरा नहीं सकता। फिर ना कोई एस्ट्रोलॉजर, ना कोई किसी भी तरह का डर नहीं बैठेगा आपको, क्योंकि आपको पता होगा। फिर लॉजिकल बात करो आप। तो आस्क लॉजिकल क्वेश्चन बाय योरसेल्फ और बाय योर चिल्ड्रंस, तो जब हम विद योर लॉजिकल चिल्ड्रंस। हाँ, अपने से रिलेटेड, मतलब अपनी जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जैसे आपने बताया क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक है, कब कैसे रिएक्ट करते हो। तो जब हमको अपनी स्टडी हम एक बार कर लेते हैं, हम कैसे कहाँ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या हमारे इमोशंस निकल कर आते हैं, तो उस टाइम पे फिर हम अपना जो बेस्ट पॉसिबल होता है वो एक्शन और वो बिहेवियर कर पाते हैं सिचुएशंस में। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है भाई, आपके पास मैनुअल तो आया नहीं हमारे साथ कोई, अब मैनुअल तो खुद लिखना पड़ेगा। अब जब लिखना पड़ेगा तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और जितना बढ़िया मैनुअल होगा ना, जितना बढ़िया आपने एसओपीज बना लिए अपने लिए, एसओपीज के लिए आपको पता हो आपके बारे में, तो लाइफ उतनी सॉर्टेड है फिर आपकी। तो इसको अगर हम बात करें, जैसे बहुत बात होती है कि एक रिच माइंडसेट होता है, एक पुअर माइंडसेट होता है, तो क्या ये माइंडसेट की जैसे हम आगे बात करेंगे, तो क्या ब्रेन में भी कुछ ऐसा होता है कि ब्रेन ही ऐसा होता है, कुछ लोगों का पुअर ब्रेन है और कुछ लोगों का रिच ब्रेन है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ना रिसर्च हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है ना, शायद इंग्लैंड में हुई थी। मैं डॉक्टर का नाम बोल रहा हूँ, जैसे बोलते हैं ना, मैं लकी हूँ, मैं अनलकी हूँ। तो रिसर्च में क्या हुआ, उनको एक ना न्यूज़पेपर दिया गया, उनको बोला गया, दो ग्रुप लिए गए, एक जो अपने आप को लकी मानता था और एक दूसरा अपने आप को अनलकी मानता था। और जिसको लकी मानता था, उनको दोनों को सेम टास्क था। टास्क ये था कि आपको फोटोज काउंट करनी है और बताना है कितना, ठीक है।
तो लकी था, उसने वो 10 सेकंड में टास्क कर दिया, और जो अनलकी था उनको 2.5 से 3 मिनट लग गए, वो किसी से तो पूरा भी नहीं हुआ, और सबके आंसर भी अलग अलग। जो लकी थे सबके आंसर एक, सबके एक भी आंसर गलत नहीं, और जो अनलकी मानते थे अपने आप को उनके सबके आंसर अलग अलग, जो कि टाइम भी ज्यादा लिया। रीजन, जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, जिसका ग्रोथ माइंडसेट था, जिसका रिच माइंडसेट था, उसको अपॉर्चुनिटी दिखी, उस पर लिखा हुआ था, सेकंड पन्ने पे लिखा हुआ था इसमें 42 फोटोज हैं। और जिसके पास ग्रोथ माइंडसेट नहीं था, जिसका पुअर माइंडसेट था, जिसका लैक ऑफ फोकस था, जो ऑलरेडी एक टर्बुलेंट सिचुएशन में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, वो काउंट कर रहा था, उसको सेकंड पन्ना दिखा ही नहीं, और लिखा हुआ भी नहीं दिखा। तो फिर वो काउंट कर रहा है, तो कभी 40 कर रहा है, कभी 42 कर रहा है, कभी 45 कर रहा है, कभी 35। दैट इज अ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिच माइंडसेट एंड पुअर माइंडसेट। तो आपका लक फैक्टर भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आपके पास वो ब्रेन होना चाहिए, उतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डॉक्टर बारबरा के अगर आपने कभी पढ़ा हो, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज थी, मतलब सैल्यूट करता हूँ उस लेडी को, आज वही डिसेबिलिटी से सीख कर अपना रिच माइंडसेट कर कर आज वो इतनी बड़ी एजुकेशन इंडस्ट्री चला रही हैं, लोगों को सिखा रही हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ऐसे पता नहीं कितने एग्जांपल्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, हमारी लाइफ में। अगर आप देखने लगो तो आपको भी पता लगेगा कि रिच माइंडसेट से क्या कुछ कर सकते हो। धीरूभाई अंबानी क्या थे, कहाँ से आए, रिच माइंडसेट था। ऐसे 50-100 एग्जाम्पल। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री साहब, रिच माइंडसेट कि पता है क्या करना है। तो अगर अपॉर्चुनिटी देखने का ब्रेन है ना, तो दैट इज कॉल्ड रिच। अगर अपॉर्चुनिटी देखने का ब्रेन नहीं है, पेन देखने का ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड पुअर माइंडसेट। Okay, तो जो रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट में ये डिफरेंस बताया कि रिच माइंडसेट को अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो उसको एक्शन लेते हैं ताकि वो उसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके और रिजल्ट्स लेके आए। जो पुअर माइंडसेट है वो खुद पे भी भरोसा नहीं कर पाते, और जैसे आपने कहा कि वो अनलकी ही अपने आप को फील कर रहे थे, तो वो खुद पे भरोसा नहीं कर पाते, वो एक्शन नहीं ले पाते, वो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपनी सिचुएशंस को बेटर नहीं कर पाते। तो ये माइंडसेट की हमने बात की। तो मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे आप ब्रेन के बारे में बात करते हैं, तो जो ब्रेन होता है पर्टिकुलरली, जो अगर हम हार्डवेयर की बात करें, जो ब्रेन है, तो क्या वो भी कुछ अलग अलग होते हैं लोगों के? वो क्या वो ब्रेन एक ही जैसा होता है, उसके अंदर का जो ये सॉफ्टवेयर है, जो माइंडसेट है, ये अलग अलग होता है बस? नहीं, सबके हार्डवेयर भी अलग अलग है। ओके, सबके हार्डवेयर अलग अलग है। मतलब किसी को 8 GB की रैम मिली है, किसी को 16 GB की मिली है, किसी को 256 की मिली है, किसी को 512, किसी को 1 TB। तो सबके अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा, दो रंग जैसे, मतलब सॉरी, एक रंग जैसे दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक हाइट जितने भी हो सकते हैं, एक शक्ल जैसे भी दिखने वाले हो सकते हैं, एक जैसी आंखों जैसे हो सकते हैं, एक जैसे कान दिखने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिंगर टिप्स सबके अलग अलग होते हैं। अब फिंगर टिप अलग अलग है, मतलब ब्रेन अलग अलग है, क्योंकि साइंस बोलती है ब्रेन और फिंगर टिप्स आपस में कनेक्टेड है। तो हम ये मानते हैं कि अगर इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है, किसने कितना उस पर नर्चरिंग की। जैसे जहां पर हम ये शूट कर रहे हैं अभी, इसका एक साइज है, तो इसका जो साइज है, साथ वाले का भी इतना ही है, उसके साथ वाले का भी इतना ही है, उसके साथ, यानी कि आप एक साइज फिक्स लेके बैठे हो, मान लीजिए 20x50 का है, 1000 स्क्वायर फीट है, तो स्ट्रक्चर सबको सेम मिल गया, सबको ऊपर वाला कितना मजबूती हुई सेम मिल गई, लेकिन इसको डिजाइन करने का हाथ, दिमाग, आपका ग्रोथ माइंडसेट, वो तय करेगा कि आप कितना सुंदर बनाने वाले हो इस 20x50 के प्लॉट को। तो वहां से आता है। तो स्ट्रक्चर सेम होता है इन टर्म्स ऑफ ब्रेन सबके पास है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग, कोई कितने साइज का किचन बना रहा है, कोई कितने साइज का आपका ड्राइंग रूम बना रहा है। तो आप ब्रेन के साइज अलग अलग होते हैं सबके। तो किसी को बातों करने का दिमाग ज़्यादा मिलता है, जैसे आपने देखा ना, बहुत सारे हैं लोग जो बहुत बातें करने में मजा आता है, तो उनको वो दिमाग ज़्यादा मिला है। किसी को सोचने का दिमाग ज़्यादा मिला है, किसी को लोगों से घुलने मिलने का दिमाग ज़्यादा मिला है। आपको बस पता होना चाहिए आपको किसमें मिला है। तो अगर वो पता है तो आप उसको डिजाइन कर लो, नर्चर कर लो उसे। तो जैसे आप बात कर रहे थे कि सबका साइज अलग अलग होता है ब्रेन का, तो क्या ये साइज और इंटेलिजेंस का कोई लिंक होता है? जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनका हमने सुना है कि क्योंकि उस पर अभी तक स्टडी चल रही है, उनका ब्रेन रखा हुआ है और उस पर रिसर्च होती रहती है, तो एक रिसर्च में ये भी सामने आया कि उनके ब्रेन का साइज छोटा था कंपैरेटिवली। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। क्या ये कुछ, ये भी कनेक्शन होता है कोई किसी तरह का? बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के ऊपर रिसर्च हो रही है ना, उनका ब्रेन का साइज छोटा था, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है उनमें न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा थे, जिससे हमारा ब्रेन बनता है। न्यूरॉन्स मतलब वो वायरिंग, जिसके पास जितनी ज्यादा वायरिंग होगी ना, उसके बाद उतने चांसेस हैं अपने ब्रेन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। दूसरा, एवरेज होने के बावजूद भी उनकी ब्रेन की जो फोल्डिंग थी, जब हमारा यहाँ फोल्ड होता है ब्रेन के अंदर, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी औरों से बहुत अलग था, जिससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ गई।
तीसरा था उनका जो टेम्पोरल लोब और पैराइटल लोब के बीच में जो एक थिन लेयर है, वो भी बहुत एक्स्ट्रा अलग तरह से बनी हुई है, इसलिए उन पर आज तक रिसर्च हो रही है। और उनका एक कॉरस कैल्पसम ऐसा कुछ करके वर्ड होता है, उसके ऊपर भी बहुत, जो एक ब्रेन को दूसरे ब्रेन से कनेक्ट करता है, जो बीच में पाया जाता है, उसके अंदर भी न्यूरॉन्स, उसके अंदर उसकी जो स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी, इसलिए उनके सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा अलग थी। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग ये है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को दिमाग मिला था, लेकिन उन्होंने मेहनत की थी, नर्चर किया था, अपने आप को इस माइंडसेट पे रखा था कि कैसे नया लर्न किया जाए। वो भारत भी आए कितनी बार, बहुत सारी चीज़ें देखी उन्होंने, सीखी। तो वो इस माइंडसेट पे नहीं था कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो इस माइंडसेट में हमेशा लर्निंग स्टेज पे थे वो, इसलिए उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिला। तो ब्रेन हमेशा लर्निंग स्टेज पे है। तो ब्रेन का एक नियम है, यूज इट और लूज इट, वो कांस्टेंट नहीं है। तो या तो अपग्रेड हो रहा है, तो आइंस्टीन ने अपना ब्रेन को लगातार अपग्रेड किया, या वो डिग्रेड हो रहा है, जो 93% लोग कर रहे हैं डिग्रेड, बिकॉज ऑफ सम बैड हैबिट्स या नया लर्न ना करने की वजह से। तो जो आपने अभी बात करी कि उनके ब्रेन का साइज छोटा था लेकिन उसमें न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा थे, जी। तो कुछ लोग, आपने कहा कि उन्होंने अपने अपग्रेड किया अपने ब्रेन की पावर को, और कुछ लोग उसको डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो अपग्रेड करने का अगर हम टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा सा बात करें, जैसे आपने कहा कि उनमें न्यूरॉन्स ज्यादा, तो क्या न्यूरॉन्स का इंटेलिजेंस से कनेक्शन है? क्योंकि साइज का आपने बोला कि साइज छोटा था बट न्यूरॉन्स ज्यादा थे, बिल्कुल। तो क्या न्यूरॉन्स का बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। न्यूरॉन्स मतलब, न्यूरॉन को अगर हम आम भाषा में समझें तो जैसे आपके घर में स्विच लगाओ, टू वे स्विच होता है ना, एक नीचे लगा होता है, एक ऊपर वाली छत पे लगा होता है। तो आप बल्ब को ऊपर से भी जला सकते हो, नीचे। तो उसमें क्या है, 2 बार वायरिंग की हुई है। अब न्यूरॉन क्या होता है, उसकी उस जो वायर है, न्यूरॉन्स के बाद खासियत है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिनिमम 1000 फ्रेंडशिप कर सकता है, मैक्सिमम 10,000 फ्रेंडशिप कर सकता है। जैसे एक आपने सुना होगा, नेटवर्क इज अ नेटवर्थ। तो ब्रेन के अंदर भी यही नियम चलता है। जिसके ब्रेन में जितना ज़्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, यानी कि मान लीजिए आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम बोलने का है, शायद आपका भी काम बहुत ज़्यादा बोलने का है। तो अगर मेरा इस टाइम पे टेम्पोरल लोब चेक करवाया जाए, तो उस टाइम यहाँ पर न्यूरॉन सबसे ज़्यादा एक्टिव पाए जाएंगे मेरे, या आपके भी शायद। क्यों? क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया है। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब यही था कि एक न्यूरॉन को दूसरे से फ्रेंडशिप करवा दो, और इस लेवल की करवा दो कि वो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स ब्रेन बन जाए, वो कॉम्प्लेक्स वायरिंग बन जाए। तो दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप न्यूरॉन को नर्चर कर सकते हो, जितना नर्चर करोगे उसकी फ्रेंडशिप का लेवल बढ़ता जाएगा, उसका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, उसका नेटवर्क बढ़ गया तो आपकी नेटवर्क बढ़ जाएगी। ये बड़ी अच्छी क्लैरिटी दी है आपने एक ना, कि जो हम हमेशा से सुनते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हमें लगता था हम काम करते रहेंगे, हमें उसमें हैबिट होती रहेगी, तो ये हाँ ये है कि वो एक्चुअली ब्रेन में ऐसा कुछ एग्जैक्ट वायरिंग हो जाती है, वायरिंग हो जाएगी कि, तो इसीलिए डेफिनेटली हमको प्रैक्टिस करनी इसलिए चाहिए। वो 21 डेज का, 40 डेज का और 90 डेज का और 666 डेज का पूरा कॉन्सेप्ट चलता है। कि हम ये मानते हैं कि मान लीजिए आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया और आपने 21 दिन तक किया, तो वैसा मान लीजिए कि आपके घर के आगे की सड़क बनी है अभी, तो जिसपे बहुत स्पीड पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन अब आपने 40 डेज लगे तो वो थोड़ी सी चौड़ी होगी, अब 40 फीट की हो गई, थोड़ा सा आप दो कारें चला सकते हो, एक आ सकती है, एक जा सकती है। फिर और प्रैक्टिस किया आपने, 90 डेज की कर लिया आपने, तो फिर क्या हुआ, वो एक स्टेट हाईवे बन गया। अब आपने और प्रैक्टिस की, आपने 10,000 घंटे लगा दिए, अब 10,000 घंटे के बाद वो एक नेशनल आपका हाईवे बन गया, जहां पर आप चाहे तो जेट उतार लें, चाहे जेट चला लें। तो इतनी स्पीड बढ़ जाती है अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल की करते हैं तो इसका जो हम बात कर रहे हैं, ब्रेन की पावर की, रिच माइंडसेट की, इसका अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहता है, जो पैसा कमाना चाहते हैं, उसको कैसे लिंक करेंगे, वो कैसे यूज करें ब्रेन की पावर को? बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि एक बार क्या हुआ, बिल गेट्स साहब का ना इंटरव्यू चल रहा था, तो वहाँ पे एक पत्रकार मैम थी, तो उन्होंने पूछा उनसे कि सर आपने इतना पैसा कमाया, आपको कैसा फील होता है, और क्या मतलब ऐसा क्या कर लिया आपने, क्या डिफरेंट किया कि आप इतना पैसा कमा पाए, थे तो आप भी मिडिल क्लास फैमिली से। तो बिल गेट्स साहब उठे वहाँ से और अपने असिस्टेंट के पास गए, और मैम को लगा भाई इतना बड़ा व्यक्ति है, शायद कोई काम याद आ गया होगा, बाद में दे देंगे आंसर। तो उन्होंने अपना ब्रीफकेस मंगाया, उसमें से चेक लिया एक, कि आप इस चेक को भर लो। एक आम व्यक्ति की तरह वो पत्रकार महोदय ना एकदम चौंक गई, ये क्या कर रहे हो आप। तो जैसे हर आम व्यक्ति का, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। तो बिल गेट्स साहब ने कहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप चेक भर लो आप। कि नहीं 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 सर, ऐसे नहीं, मैंने तो खाली सवाल पूछा, आप नाराज हो रहे हो, ऐसे जो भी उन्होंने बोलना था। तो फाइनली उन्होंने लास्ट साहब पूछा, क्या आप चेक भर रही हैं? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने चेक को फाड़ दिया। क्या यही फ़र्क है आप में और मुझ में। मेरा ग्रोथ माइंडसेट है, मैं फाइनेंस को समझता हूँ, मुझे पता है पैसा कमाना है, और मैं क्लियर हूँ कि मुझे पैसा कमाना है। आपके मन में है, लेकिन आप शो ऑफ कुछ और कर रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। अगर यही मैं होता तो मैं चेक ले लेता और चेक भरता और उससे बिजनेस खड़ा करता, और फिर शायद आपको रिटर्न भी कर देता।
इसलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और आप वहां खड़ी हैं कि आप इंटरव्यू लेने के लिए लाइन में हैं। तो दैट इज मतलब पूरा ब्रेन का गेम है ये। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है तो आपको पैसे से मोहब्बत, पैसे से प्यार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा पैसा कमाने आए। व्हाट्सएप मतलब मिस्ड। मैं अभी दीपक वाधवा जी के साथ था जो कि बहुत बड़े ट्रेडर हैं, मतलब इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी। बहुत क्लियर बोलते हैं कि विकास अगर जिंदा रहना है ना और ढंग की जिंदगी जीनी है तो पैसे से हर खुशी खरीदी जा सकती है। तो माइंडसेट बनाना पड़ेगा। पैसा है तो आप हेल्प कर पाओगे, पैसा है तो अपनी सेहत बना पाओगे, पैसा ही नहीं है तो फिर खाली फिलॉसफी रह जाएगी, उसका कोई मतलब बनता नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पैसा कमाने वाली बात की, तो इसके लिए जिनके है माइंड में ये चीज बैठी हुई कि वो नहीं खुलकर इस बारे में बात कर पाते, तो वो अपने इसमें ब्रेन की वायरिंग कैसे करें? इसके लिए बहुत अच्छा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पे काम करें, विजुअलाइजेशन करें। इनफैक्ट मैं आपको ये कहूँगा कि क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपके क्वेश्चंस पे ही आंसर्स निकलते हैं, तो हम काम करते हैं, ऑडियंस को एक टेक्निक देते हैं, ठीक है ना, ताकि उनके मन से पैसे को लेकर जो फियर है ना वो निकल जाए। जो पैसे को लेकर जो एंजाइटी होती है और ये जो थोड़ी सी डर या थोड़ा शेम या थोड़ा शाइनेस है, वो हमारे स्टोर होते हैं ये कॉलर बोन पर, ठीक है। तो यहाँ कॉलर बोन पे किडनी मेरिडियन है हमारा यहाँ पे। अगर हम इसको टैप कर दें तो जैसे हम कोई भी फंक्शन करते हैं घर में, जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि आप घर में क्लीनिंग करें, सफाई करें, यानी कि पुरानी चीजें बाहर निकाल दें और नया चीज ले आए। तो सेम विद दिस कॉलर बोन। तो यहाँ पे जितने भी तरह के फियर हैं, एंजाइटीज हैं, या आपकी शाइनेस है, या आपका शेम है जो स्टोर हो गया रिलेटेड टू मनी, तो यहाँ स्टोर हो गया। तो अगर इसको मैं टैप कर दूं तो ये क्लीन हो गया। अब मैं इसकी जगह नया अफर्मेशन भर दूं तो लाइक दिस, मेरा मन और मेरी बॉडी अलाइंड है पैसा कमाने के लिए। मेरा मन और मेरी बॉडी अलाइंड है मेरा पैसा कमाने के लिए। आई एम हैविंग ए सक्सेसफुल ग्रोथ माइंडसेट। आई एम हैविंग ए सक्सेसफुल ग्रोथ माइंडसेट। तो आप इतना भी करेंगे तो आपका पूरा ब्रेन रिवायर होना शुरू हो जाता है उस ग्रोथ माइंडसेट के लिए, पैसा कमाने के इंटेंट के लिए। तो आपने 2 फिंगर्स लेनी है, कॉलर बोन, ये जो हड्डी बाहर निकली है उस पर टैप करना है। 1-2 मिनट का काम है, सुबह कीजिए, रात को कीजिए, प्रॉब्लम खत्म है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। सही बात है। तो ये इससे हम अपनी ब्रेन की वायरिंग कर लेंगे, जिससे पैसे से रिलेटेड फियर हट जाएगा और हमारा जो फोकस है 100% रिमूव हो जाएगा। 100%, मतलब कोई किंतु परंतु ही नहीं है, क्योंकि टैपिंग इज अ साइंस। तो ये ग्रोथ माइंडसेट की तरफ हमें लेके जाएगा। तो यही जो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, कि पैसा भी कमाए और इतना कमाए कि फाइनेंशियली फ्री हो सके बर्डन से, तो इसमें ये जो हमारा ग्रोथ माइंडसेट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? मैं माइंडसेट और इंटेलिजेंस को ना कनेक्ट करता हूँ आपस में। एक स्टोरी बताता हूँ, आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा। हेनरी फोर्ड जो कि विश्व के सबसे पहले बोल सकते हैं आप जो रईस माने जाते थे, जिन्होंने यूएसए की पूरी इकोनॉमी को चेंज कर दिया, फोर्ड के मालिक। तो साइकोलॉजिस्ट गए उनके पास उनका आईक्यू टेस्ट लेने के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको आप बोल रहे हो। तो जब उनका आईक्यू टेस्ट लिया गया क्या, तो आईक्यू उनका बहुत लो आया। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में छपा, हेनरी फोर्ड के पास सबसे लो आईक्यू है। हेनरी फोर्ड को लगा इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग था, उनको फर्क नहीं पड़ता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नाराज हो गए, क्या ये क्या चीज़ है यार, इसको चेंज करो, कंपनी की इमेज खराब हो रही है। उन्होंने दोबारा बुलाया। अब इस बार जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास इस तरह की जनरल नॉलेज नहीं है, तो उन्होंने ग्राहम बेल साहब को ऊपर बैठा रखा था। तो फोन पे पूछते उनसे और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता वहां से आंसर मिलता, सही आंसर दे दिए सारे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर में छपता है, क्या छपता है, हेनरी फोर्ड इज अ चीटर। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी से पूछ के बताया। ये कहते हैं चीटर कैसे होगा भाई, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, आई हायर्ड वन पर्सन जिसकी एक्सपर्टीज है, तो चीटर कैसा हुआ। फाइनली उन्होंने इस चीज को ड्रॉप कर दिया। बात आई गई होगी, 2 साल बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उनको डॉक्टरेट की उपाधि देने के लिए बुलाती है। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि जिस व्यक्ति ने असेंबली चेन को इन्वेंट कर दिया, जबकि वो पढ़े लिखे नहीं है, इंजीनियर्स नहीं बना पा रहे, वो जो इंजीनियर को बता रहे हैं, इंजीनियर मना कर देता कि ये बन नहीं सकता, वही बना दिया और वो सबसे बड़ी असेंबली चेन बना दी उन्होंने, जिससे कार फास्ट बढ़ने लगी, इसी वजह से ग्रोथ हुई। जिसने यूएसए की इकोनॉमी को चेंज कर दिया, जिसने इतना सारा पैसा लाके दे दिया, इतनी सारी जॉब्स दे दी, वो कैसे लो आईक्यू वाला हो सकता है, कैसे वो इंटेलिजेंट नहीं है। फिर उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। तो यानी कि अगर माइंडसेट है तो इंटेलिजेंट तो आप हायर भी कर सकते हो। इंटेलिजेंस में क्या चाहिए आपको? आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। ये 2 चीजें अगर आपके पास है तो यानी कि इंटेलिजेंस है, वो आप हायर भी कर सकते हो। लेकिन अगर माइंडसेट ही नहीं है देखने के लिए, आपका विजन ही ब्लर है, विजन ही नहीं है आपके पास, तो आपको वो इंटेलिजेंस भी तो नहीं दिखेगी। तो द फर्स्ट इज माइंडसेट, देन सेकंड इज इंटेलिजेंस।
जो आपने हेनरी फोर्ड की बात की ना, यही सेम मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, शायद एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बचपन में यही कहा गया था कि इनका आईक्यू लेवल लो है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी कहा गया था, थॉमस सर को भी कहा गया था, हम्म। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने सपोर्ट कर दिया उनको, और उनके हम्म। दिमाग में क्लियर था कि मेरे बच्चे में कमी नहीं है, और हम्म। उनकी फिर अपब्रिंगिंग ऐसी हुई, इसलिए बोला जाता है पेरेंट्स को स्पेशली। तो ये वो क्या चीजें होती है जिससे कि मतलब वो बचपन में, जो ये इतने बड़े आगे तरक्की करके चले गए, लेकिन उनको बचपन में ये बता दिया गया था कि इनका आईक्यू लेवल लो है, तो वो क्या चीजें होती है जो इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रही होती हैं? मैं सही बताऊं तो बेवकूफ़ी होती है वो। ओके। आप कैसे, मतलब इट्स रियली इलॉजिकल। ब्रेन में आप बोल रहे हो कि ब्रेन के 10 हिस्से हैं, ठीक है, 5 राइट में है, 5 लेफ्ट में है, और हर हिस्से का अपना काम है। कि आपकी थिंकिंग कहीं और से आती है, आपकी देखने की शक्ति कहीं और से आती है, सुनने की शक्ति कहीं और से आती है, महसूस करने की शक्ति कहीं और से आती है। और आप जब ब्रेन को चेक कर रहे हो, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग को टेस्ट कर रहे हो, तो सिर्फ लॉजिकल ब्रेन को देख रहे हो और लिंग्विस्टिक ब्रेन को देख रहे हो। अगर हमारी भाषा में बोला जाए तो यानी कि आप लेफ्ट ब्रेन का खाली फ्रंटल कॉर्टेक्स देख रहे हो, और लेफ्ट ब्रेन का ही आप सिर्फ टेम्पोरल लोब देख रहे हो, बाकी 8 हिस्से कहाँ जाएंगे? और उसके बेस पे आप डिसाइड कर दोगे सचिन तेंदुलकर कामयाब नहीं है क्या, अरिजीत कामयाब नहीं है क्या, ए आर रहमान कामयाब नहीं है क्या? ऐसे हजारों नाम हैं। आपके आसपास कितने बिजनेसमैन हैं जो इतने कामयाब हैं? अगर इसी से इंटेलिजेंस होती, मैं कान पकड़ के माफी मांगता हूँ, फिर वो बात हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्टरी वाली। रिलायंस के दो धीरू भाई अंबानी के 2 बच्चे हैं, एक कामयाब एक नहीं है, तो क्या दोनों पढ़े लिखे नहीं है? आईक्यू ही डिसाइड करेगा सब कुछ, बहुत कुछ है। ईक्यू भी तो है हमारा, हमारा इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, हमारा क्रिएटिविटी क्वेश्चन कैसा है, हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, हम सिचुएशन को एज अ चैलेंज देख रहे हैं या फेल्योर देख रहे हैं, तो वहां से एडवर्सिटी, हमारा एडवर्सिटी क्वेश्चन से पता लगता है। तो ये अगर नहीं है तो आप कैसे एक आईक्यू के बेस पर, ये वैसे ही है जो सच में आपने वो पिक्चर्स देखी होंगी ना, एक मछली को बंदर से कंपेयर कर रहे हैं, एक हाथी को आप सांप से कंपेयर कर रहे हो, तो कंपेयर करने वाला बेवकूफ है। तो वहां से आपको जज, ये जो जजमेंट है ना हमारी सोसाइटी में, दैट इज अ लिटिल रियली ब्लंडर, एक्चुअली रियली ब्लंडर। मतलब माइंडसेट पे हमें फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा, वो जो भी हमें अर्ली 12 ईयर्स में, जो कि हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ पहले लेकर 12 जाता है, साल में, लेकिन पहले 12 साल, चाहे वो फाइनेंस। अच्छा, पहले 12 साल में पहले हमें 12 फोकस साल करना में। है। और अगर जो 12 साल में पहले जिसको नहीं पता चला, कई बार फैमिली की सपोर्ट नहीं ऐसी हुई, या कई बार कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि नहीं वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो पाया, ऐसी सराउंडिंग्स थी, तो फिर वो क्या मतलब वो पूरी जिंदगी उनका माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट बन नहीं सकता कि उनके पास भी कुछ ऐसा ऑप्शन होता है? ट्रिपल ए थ्योरी है मैम। हम्म। ट्रिपल ए मतलब अवेयरनेस। हो गया, समय निकल गया, आप 50 के हो गए, छोड़िए, आप 12 के बनिए, 50 के हो गए, मेरे को आप ले लीजिए, मैं अब जब 40s में आया हूँ तब मैंने अपना घर छोड़ा है, अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ा है। वाई? नाउ आई एम अवेयर कि हु एम आई, मुझे मालूम है मेरी पोटेंशियल क्या है। अब उसको अवेयरनेस के बाद जितनी पुरानी गलतियां हुई हैं जिसको आप गिल्ट बोलते हो, अब उसको लेकर एक्सेप्टेंस है। तो मेरा, अब मैं लाइट हो गया। अब लाइट होने के बाद यानी कि आप पहले अवेयर हो जाइए अपने बारे में, और फिर आप एक्सेप्टेंस पाइए, और थर्ड है अब एक्शन प्लान होना चाहिए आपके पास। ठीक है, आपका माइंडसेट था नहीं था, पुराना आपका पास्ट क्या रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अब है तो आपने ट्रिपल ए पे काम कर लिया, अपना एक्शन प्लान बना लिया। लेकिन पहले 2 जरूरी हैं, अवेयरनेस एक्सेप्टेंस के बिना आपका एक्शन प्लान नहीं बन सकता। वो बन गया फिर आपको कोई रोक भी नहीं सकता। तो वो अगर कर लो तो आपका बिलीफ सिस्टम पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। भी आपका जो प्रेजेंट है वो क्या है, वो आपने पास्ट के बिहाफ पर जो डिसीजन लिए, दैट इज योर प्रेजेंट। इट्स गुड और बैड, दैट्स योर प्रेजेंट। व्हाट इज योर फ्यूचर, दैट इज इन योर हैंड। आज आप जो डिसीजन लेने वाले हो, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, कितने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने वाले हो। अगर इन्फॉर्म नहीं है तो वो गलत ही होंगे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च बोलती है 98.28% डिसीजंस गलत होते हैं। अब मान लो आपने 4 ही लिए आज तक, तो सारे गलत हो गए। अब लिए 400 हैं और एक भी ठीक हो गया, तो फिर आप कहाँ पहुंच जाएंगे आप भी समझते हैं। तो इसलिए डिसीजन लेना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कब? इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। और इन्फॉर्म डिसीजंस ले कैसे? सेल्फ डिस्कवरी, अगेन वापस वही डॉट आ जाएगा। आपको डिटेल में अगर पता होगा ना कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आया आपके पास, या आप जब किसी को बुलाते हैं, क्या व्यक्ति बोलने में ठीक है, अगर आपको पता है तो यानी कि आप बोलने से संबंधित काम कर सकते हो। अच्छा, कैसा बोलते हो आप, लॉजिकल बोलते हो कि इलॉजिकल बोलते हो? अच्छा, आपके पास क्रिएटिविटी है क्या? अच्छा, क्रिएटिव, जैसे किसी ने हैरी पॉटर लिखा, हैरी पॉटर इज ए फिक्शनल स्टोरी, तो लिखने के लिए दिमाग है क्या वो? अगर वो है और आपको पता है तो आप कंटेंट लिखो। अरे आपको लगता है कि मेरे पास फिक्शन लिखने का नहीं है, लेकिन मैं कंटेंट अच्छा लिख लेती हूँ या लिख लेता हूँ, मेरे पास ऐसा माइंडसेट है, ब्रेन है, तो आप लॉजिकल कंटेंट लिख लो। कितने सारे फाइनेंस के हमारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, सिर्फ पढ़ के ही भी तो बता रहे हैं, डेली रूटीन का बता रहे हैं। तो अगर माइंडसेट है ना, तो
तो आप बहुत, अगर लेकिन पता हो आपके बारे में कि हाँ भाई मैं बोलने में अच्छा हूँ तो आप वो कर लो। आपको लगता है वो अच्छा नहीं हो, आपको कुकिंग आती होगी, आपको अगर अपना एक हॉबी पता लग जाए, सिर्फ एक, वो पैशन में कन्वर्ट हो जाता है। पता होना चाहिए बस। तो ये पता करने के लिए भी कोई टेक्निक्स होती हैं जिससे हम पता कर सकें? हाँ, हम हैं उसके लिए। हम क्या करते हैं, हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट करते हैं ओके। थ्रू फिंगर टिप्स। वी नेवर आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। हमारा पर्पस बहुत क्लियर है। जो ब्रेन मिला है उसके स्ट्रक्चर को हम बताते हैं आपको कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर ये है, और इसकी ताकत यानी कि डेंसिटी कितनी है और कौन से एरिया में डेंस है। जहां पर डेंसिटी है फिर उसी पे हम बताते हैं कि आप उसको नर्चर कर सकते हो। तो हिट एंड ट्रायल से आपको बता देते हैं, आपकी जिंदगी में था लगने से बचाते हैं। था मतलब, अब मुझे लगता है मैं क्रिकेटर बन सकता था, क्योंकि सही उम्र पे सही चीज़ का पता लगना ज़रूरी है। मैं डॉक्टर बन सकता था, मैं सिंगर बन सकता था, मैं आर्टिस्ट हो सकता था। तो था नहीं लगाना, तो आपको अपने बारे में पता होना ज़रूरी है। मतलब एग्जैक्टली हमें पता चल सकता है कि हमारे लिए क्या बेटर है, हम किस चीज़ के लिए बने हैं, चाहे वो प्रोफेशन से रिलेटेड हो और वो। एनीथिंग पर्सनल प्रोफेशनल, ये वैसा ही है जैसे यहाँ से आपको, अगर मुझे करनाल जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मुझे गूगल मैप लगाना पड़ेगा। और अगर मैं डेढ़ सियाना हूँ, मुझे लगता है मैं ज़्यादा सियाना हूँ लोगों से, और मैं बिना गूगल मैप के चला जाऊँगा, मैं टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं लूँगा, नई टेक्नोलॉजी मेरे खिलाफ है, मैं बस ऐसा एक तरह का माइंडसेट लेके बैठा हूँ, तो पूछ पूछ के जाऊँगा। जो काम 4 घंटे का है वो 40 घंटे में होगा। तो हो सकता है ना भी पहुंचूं, गलत रास्ते चला जाऊं। सही समय पर पहुंचने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर सकती है। तो ऐसी हमारी टेक्नोलॉजी है। वो गूगल मैप आपको रास्ता दिखा रहा है, हमारा ब्रेन मैपिंग टेस्ट आपको रास्ता दिखाता है लाइफ में कैसे एक्सेल करना है। ओके, तो अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करियर ऑप्शन, क्योंकि आजकल ऑप्शंस ऐसा नहीं है पहले जैसे होता था कि 3-4 लिमिटेड से है, अब एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और हर कोई चाह रहा है, क्योंकि जो पैसे का है, जो पहले माइंडसेट बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि नहीं पैसा इतना ज़्यादा क्या करना, अब हर कोई चाहता है आपको कि चाहता है। लग्जरीज हों लाइफ में और हम उसको यूज़ कर सकें। एक ही ज़िंदगी मिली है और जितनी जल्दी हम रिटायरमेंट की तरफ बढ़े उतना अच्छा है। तो हाँ। अगर हम ये वाला टेस्ट जो आप बता रहे हैं कि जो आप फिंगर प्रिंट्स के थ्रू बताते हैं कि उसके थ्रू होता है टेस्ट, तो उससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस प्रोफेशन के लिए बने हैं। क्योंकि अगर हम उस प्रोफेशन को फिर ऑप्ट करते हैं तो वहां पर हम अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो एग्जैक्टली। आपने बोला था कि मैक्सिमम पोटेंशियल जो हम यूज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम बने किसी और के लिए हैं, तो वहां वो मैक्सिमम पोटेंशियल हम यूज कर सकते हैं जिससे कि फिर हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो मिलते हैं। तो बिल्कुल सही। इसके लिए भी कोई एक सेट एज होती है जब उस टाइम पे ही आइडेंटिफाई करना होता है कि हम जैसे आज की एज में मैं भी इसको कर सकती हूँ? 3 ईयर अबव, जैसे आपने सुना होगा, दो लोगों का कभी भी डीएनए सेम नहीं होता, लेकिन आइडेंटिकल अगर ट्विंस हो जाए तो उनका डीएनए सेम होने के चांसेस हैं, होता है। लेकिन एक भी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ फिंगर टिप मैच नहीं कर सकता। 800 करोड़ लोग हैं तो 800 करोड़ तरह के ही फिंगर टिप्स पाए जाएंगे, जो हमारी यूनिक पहचान है। एक्चुअली आपकी मेरी पहचान ही फिंगर टिप है। आप मुझे बैंक में मेरे फिंगर टिप से पहचानेगा, आपको भी आपका बैंक फिंगर टिप से पहचानता है। एयरपोर्ट जाओगे तो भी आपके फिंगरप्रिंट लेंगे, तो आपकी पहचान क्या है? आपका फिंगर टिप है। तो ऐसे ब्रेन की पहचान क्या है? फिंगर टिप है। उसको अच्छा, वो पूरी लाइफ लॉन्ग आपके फिंगर टिप कभी चेंज नहीं होते। डिसीजन कब लेना है, वो लाइफ के किस मोड़ पे खड़े हो आप, वहां तय करना है आपने। मान लीजिए आपके पास 4 साल का बच्चा है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए सही डिसीजन लेना कि कौन से स्कूल में डालें, मेरे बच्चे का नेचर कैसा है, उसके कंपैटिबल मैं उसके ब्रेन के अकॉर्डिंग अगर मैं स्कूल में डालता हूँ तो आपका डिसीजन वहां से सही होना शुरू हो जाता है। वो क्यों बोल रहा हूँ, पहले 12 साल में किसी भी व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो अगर आपने सही टाइम पर स्कूलिंग के लिए भी सही डिसीजन ले लिया, या मान लीजिए आपको उसको क्रिकेट में डालना है या उसको म्यूजिक में डालना है या उसको डांस में डालना है, उसकी सही एज है 6, 7, 8 साल की उम्र में आप उसको डाल दो, ताकि अगले 5, 6 साल में वो नर्चर करके वो उस एक्सपर्टीज की तरफ जा सके। 14 साल की उम्र में शुरू नहीं हो सकता, तो उसके लिए आपको सही एज पे कराना है। लेकिन अब आपको मान लीजिए तब नहीं करवाया, तो आज जब आप 10th के बाद यानी कि आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, तब आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए। और मुझे बड़ी आश्चर्य होता है मुझे कि लाइफ का सबसे टफ डिसीजन हम रिश्तेदारों से पूछ के ले लेते हैं। अड़ोस पड़ोस में फोन किया, किसी टीचर को फोन कर लिया, किसी डॉक्टर को फोन कर लिया, उसको क्या पता आपके बच्चे के बारे में। हम करियर पूछ रहे हैं, करियर कौन सा अच्छा है, ये नहीं पूछ रहे कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा करियर अच्छा है। मेरा बच्चा अलग है, करियर अलग चीज है, उसके साथ मैच नहीं कर रहे हो, तो फिर हम कंपेयर करेंगे। और इसके बाद होता क्या है, ये मेरे साथ भी हुआ था, पर अगर आपने गलत क्वालिफिकेशन ले ली ना, जो फिर प्रेशर पड़ता है उसको झेल नहीं सकते फिर, क्योंकि अब आप पढ़े लिखे बेरोजगार हो आप। बिल्कुल वो सही हो बात वो तो उससे ज्यादा नुकसानदायक कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसे घर वाले कि तूने 15 लाख में हमारे आग लगा दी, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं, तूने पैसे बर्बाद कर दिए हमारे, कुछ तो कर ले। अच्छा, तब सब्जी की रेडी भी नहीं लगा सकते क्योंकि पढ़े लिखे हो गए हम।
नहीं यही कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कि जो ये एजुकेशन होती है ना, वही आपकी ग्रोथ में बिल्कुल बिल्कुल रुकावट बनकर खड़ी हो बिल्कुल जाती सही है। आप बात। कुछ कर ही नहीं पाते क्यों, आप क्वालिफाइड हो। मैंने पीएचडी की तो मुझे मेरे घर वाले यही बोलते रहते थे, वेस्ट कर दी पीएचडी, टीचिंग जॉब नहीं कर रही है, ऐसे ही इतनी मेहनत, मुझे जो भी मिलता है यही करता है, पीएचडी करी क्यों थी। अब तो मतलब कई बार वही आपकी जो एजुकेशन है लिमिटेशन हो जाती है। और पेरेंट्स को आपने जो ये बहुत अच्छी बात की कि वो अगर अर्ली एज में बच्चों की ये स्किल आइडेंटिफाई करके राइट डिसीजन ले लेते हैं, तो वो बच्चे भी जो हमारी एज के जो पेरेंट्स, जो हम लोगों ने ये चीज टेस्ट नहीं की अभी तक कंफ्यूज होते हैं कि शायद कोई और करियर जो आपने कहा था होने से बचा था, शायद वो वाला करियर ऑप्ट कर लिया होता तो बेटर रहता। बिल्कुल। वो कंफ्यूज नहीं है मैं क्योंकि तो बोलता हूँ कि पेरेंट्स को जैसे शार्क टैंक में आपके इन्वेस्टर्स होते हैं ना, पेरेंट्स को ना स्मार्ट इन्वेस्टर होना चाहिए। वो खाली पेरेंट रह गए, वो एक्चुअली एक्सीडेंटल पेरेंट है, ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट है। वो अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाए ना, इन्वेस्टर का मतलब क्या हो, आप अपने बच्चे के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या रिसर्च नहीं करोगे, ऐसे इन्वेस्ट कर दोगे? तो रिसर्च ऑन योर चाइल्ड, वो कौन है, कैसा है, क्या लाइकिंग है, उसके लिए आप एक्सपर्टीज हायर कीजिए। कोई भी आपके आसपास हो सकता है, और अर्ली एज में कीजिए। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, न्यूरो साइंस बोलती है आपका बच्चा, किसी का भी बच्चा, कोई भी ब्रेन पहले 12 साल में क्या सीखता है? पहले सीखता है यहाँ से देखना, तो पहला देखा, फिर सुनता है, पहले 12 सुनता है, तीसरा है फील करता है, यानी कि वो काइनेस्थेटिकली फिजिकल एक्टिविटी करता है। तो तीनों से ब्रेन को इनपुट गया, सुनने से, देखने से और करने से। फिर यहां आया फ्रंटल कॉर्टेक्स पे, जो अब बनना शुरू होगा, जहां पर वो प्रोसेस करता है कि क्या मुझे इनपुट मिला है, अब उस पर क्या मुझे प्रोसेसिंग करनी है। फिर लास्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वहां से एक्शन बनेगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं, आपको शिफ्ट दिखेगा 5वीं के बाद, 5th क्लास के बाद, कि हर पेरेंट एक कंप्लेन करता है, मेरा बच्चा 5th से पहले बहुत अलग था, अब अलग हो गया। अरे भाई, पहले वो सिर्फ लर्न कर रहा था, अब उसे प्रोसेस करके आउटपुट देना शुरू किया है। तो अगर लर्निंग के टाइम पे ही अगर मुझे पता हो कि क्या लर्न देना है, क्या सिखाना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम उसके बाद शुरू करते हैं, फिर कहते हैं जी ये एक्चुअली में, मैं अगर आपसे पूछूं, कोई एक बीज है और मान लीजिए बच्चा मेरे साथ में, या मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, कोई बीज है, अगर उसको उखाड़ना हो तो आसान है, मुश्किल है? खाली मिट्टी में दबा हुआ आसान है। अब मान लीजिए उसमें से कोई अब 6 इंच का पौधा बाहर आ गया, तब आसान है, मुश्किल है? तो भी थोड़ा सा आसान है। अगर वो 1 फुट का हो गया तो थोड़ा सा, अगर वो 4 फुट का हो गया तो, और वो अगर पेड़ बन गया तो आप किस एज में इसको सही करेंगे? जब वो बीज है। अब वो पेड़ ही बन गया तो संभव नहीं है। तो ये वैसे ही है जैसे आपके घर के पास सीसी रोड पड़ गई ना, अब सीसी रोड को आप नया नहीं बना सकते, मतलब आप उसको तोड़ोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, तभी कर लो जो गारे वाली है, जो करना है आपने, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो अर्ली स्टेज पे आप ले लो, फिर उसके बाद आप 10th के बाद एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। कभी भी रिश्तेदारों से मत पूछिए उसको, मतलब 16 साल बच्चा आपके साथ रहा, आपको नहीं पता, आधे घंटे में सामने वाला रिश्तेदार बता दे, क्या बेवकूफ़ी है। उसके बाद आता है फिर आपके बच्चों को क्या करियर लेना चाहिए, स्ट्रीम नहीं करियर। तो वो बिजनेस के लिए बना है, जॉब के लिए बना है, किस तरह के लिए बना है, वहाँ से आप वो पूछिए। फिर आ जाएगा लास्ट में, जैसे पहले कुंडलियाँ मिलाई जाती थी, फिर बाद में HIV टेस्ट मिलाने लग गए, फिर इम्पोर्टेंट टेस्ट होने लग गए। अब ब्रेन मैपिंग टेस्ट से इमोशनल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति के साथ इमोशनली कंपैटिबल भी है या नहीं है। अब लोग बोलेंगे इसकी क्या ज़रूरत है? भैया इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अब हमारे बिहेवियर में इम्पल्सिवनेस आ चुकी है। तो रिश्ता खराब करने से पहले पता कर लो रिश्ता सही रहेगा भी या नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो ये जो आप बता रहे थे कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है वो ज़रूर हो जाने चाहिए कि उससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये जैसे आपने कहा था कि हमारे जो IQ टेस्ट होते हैं वो सिर्फ IQ को मेज़र कर रहे होते हैं। तो वो जो IQ टेस्ट होते हैं वो भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। आई गेस वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि कब किस सिचुएशन में किस माइंडसेट में वो पर्सन बैठा था जिसने वो आंसर्स लिखे हैं। जो कि आज की डेट में मैं उसी IQ टेस्ट के जो क्वेश्चन उनको फिल करती हूँ और मैं वो कल फिल करूँगी। हो सकता है उस टाइम मेरा मूड कुछ और हो तो उस टाइम रिजल्ट कुछ और, वो वेरी करते हैं टाइम के ऊपर और सिचुएशन के ऊपर। तो क्या ये भी ऐसे ही डिफरेंस होता है इसमें भी कि ये भी वेरी कर जाता है कि जो एक बार जिसने ये टेस्ट कर लिया उसका वही थ्रू आउट द लाइफ उसके ऊपर वर्क करता है? एक तो ना मतलब मैं इतने सारे पॉडकास्ट में गया हूँ, ऐसे सवाल मुझसे अब तक किसी ने पूछे नहीं, तो थैंक यू सो मच, क्योंकि सवाल जैसे होंगे ना वैसे उतने इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे। पहले तो 2 मिथ ब्रेक करते हैं। पहला, स्वॉट एनालिसिस हर MBA कॉलेज में करवाया जाता है। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कैसे कोई एक व्यक्ति अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस कर लेगा। क्या मैं अपनी वीकनेस जान सकता हूँ? कैसे? अच्छा, मैं क्या अगर जान भी गया तो क्या इसको एक्सेप्ट कर लूंगा? संभव ही नहीं है।
और क्या मुझे पता है? कैसे पॉसिबल? ना मुझे अच्छा, मैं अपने आप को देखता किस में हूँ कि मैं उस स्ट्रेंथ में हूँ, तो मुझे मेरी वीकनेस दिखेगी नहीं, मैं उस स्ट्रेंथ को मान के चल रहा हूँ। तो यानी कि आप खुद अपना स्वॉट एनालिसिस नहीं कर सकते। दैट इज अ ब्लंडर विच वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। फिर उसके बाद ये जितने भी आप साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, ऑब्वियसली वो रिसर्च बेस्ड बने हुए हैं, उनकी एक ऑथेंटिसिटी है, लेकिन सवाल यही है, जवाब देने वाला क्वेश्चन पूछने पर डिपेंडेंट है, क्वेश्चन पूछने वाले पर, और जो क्वेश्चन जिसने पूछे हैं वो उसके जवाबों पर डिपेंडेंट है। और नॉर्मली उस मेंटल स्टेट में व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करके बताता है या फिर डीग्रेड के, सेम प्रेजेंट मोमेंट पे नहीं होता। जैसे आपने बताया, उसकी करंट सिचुएशन कैसी है वो भी तो डिसाइड करेगी। तो यानी कि आंसर्स वेरी करेंगे, इसलिए उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा 60% से ऊपर नहीं जाती। लेकिन जब फिंगर टिप की बात कर रहे हैं, फिंगर टिप में तो हम सवाल ही नहीं पूछ रहे, हम तो पैटर्न है, उस पैटर्न को पढ़ते हैं, उस पैटर्न कैसा पैटर्न है पहले ये पढ़ते हैं, उस पैटर्न का बिहेवियर क्या है फिर वो पढ़ते हैं, वो यूनिफॉर्म्ड है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको गाइड करते हैं कि ये ब्रेन है, और ब्रेन कभी चेंज नहीं हो सकता, नर्चर कर सकते हो आप, अपग्रेड कर सकते हो या डिग्रेड कर सकते हो। तो इसलिए वो रिपोर्ट वेरी नहीं करती कभी भी। आपके क्वेश्चन के बेस पर आंसर्स हमेशा अपग्रेड होते जाएंगे, मॉडिफाई होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके सवाल आएंगे, एज टू एज रिपोर्ट वही रहने वाली है, रिपोर्ट कभी चेंज नहीं करती। तो जो ये ब्रेन की, जैसे हमने उसमें चेक किया, तो ब्रेन की पावर जो होती है, जो आपने जैसे बोला कि वो न्यूरॉन्स से पता चलता है, तो ये पावर को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं पूरा खुद से, बिल्कुल कर सकते और हैं। वो एज डिपेंडेंट होता है कि नहीं, किसी एज चीज में? डिपेंडेंट नहीं, ऑब्वियसली कुछ चीजें तो हैं, जैसे मान लीजिए आज मेरे को आप बोलो कि आप सिंगर बन जाओ, तो मैं बाथरूम सिंगर बन सकता हूँ या अपने गली मोहल्ले में गाने वाला बन सकता हूँ, उसका करियर नहीं बना सकता। तो करियर की बात करो तो सही एज पर आपको पता होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि अगर आपने ब्रेन मैपिंग अपना टेस्ट करवाया और उसमें पता चला कि आपकी जो वो स्किल्स है उसमें आप सिंगिंग में जा सकते थे, बट आपने तो क्या, आज अगर मैंने वो टेस्ट कराया और उसमें ये निकल कर आया, तो मैं आज की डेट में अगर उसको प्रैक्टिस करना शुरू करूँ, तो क्या मैं अपने न्यूरॉन्स को ट्रेन कर सकती हूँ कि मैं आगे आने वाले कुछ सालों में उसमें जा सकूँ? न्यूरॉन्स को कभी भी ट्रेन कर फॉर सकते हो, एग्जाम्पल, है ना? लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको हम्म, एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए एक बच्चा एवरेज न्यूरॉन्स के साथ एक सिंगिंग वाले संगीत के घराने में पैदा हुआ, ठीक है, और एक बच्चा बहुत एक्सीलेंट न्यूरॉन्स लेके पैदा हुआ एक नॉर्मल क्लास फैमिली में, जिसको नहीं पता, जिनकी फैमिली में कोई सिंगिंग का कोई एनवायरनमेंट नहीं है। तो पहली बात, जिस बच्चे को जो वो माँ की गर्भ में है तब से वो सिंगिंग सुन रहा है, तो उसका एवरेज भी है, लेकिन न्यूरॉन्स कैसे एक्टिव हो रहे हैं? न्यूरॉन्स का क्या हमने बात की थी, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से दोस्ती करता है, तो उसका ब्रेन कैसा होता जा रहा है? कॉम्प्लेक्स, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रीवायरिंग करता जा रहा है। तो जब तक वो 6 साल का हुआ, और क्योंकि पहले 12 साल में आपका पूरा न्यूरॉन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, तो उस बच्चे ने कितनी ग्रोथ ले ली। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो एक्सीलेंट न्यूरॉन लेके पैदा हुआ है, उसको पता लगता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 18 साल की उम्र में, एग्जाम्पल के तौर पे उसको 18 साल की उम्र में जब माँ बाप ने उसको कॉलेज भेज दिया, कॉलेज में वो किसी क्लब को ज्वाइन करता है, तब उसको पता लगा मैं गा भी सकता हूँ यार, मेरे में है ये टैलेंट, मुझे पता ही नहीं था। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है। वहां उसको पता लगता है, अब उसके न्यूरॉन एक पे खड़ा है, और जो बच्चा उस घराने में पैदा हुआ है, यानी कि एनवायरमेंटल उसको मिला हुआ है, वो ऑलरेडी 10 लाख पे बैठा है, और उसके पास एक्सपोजर है, लाइजनिंग है, नेटवर्किंग है, और इधर अब उसके पास वहां से शुरू करना है। तो यहाँ तो पहली बात तो पीयर प्रेशर आ जाएगा, एक स्ट्रेस आ जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर वो जिसको आप बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस आ जाएगा, अगर वो 30-35 में पहुंच जाता है अलग किसी करियर में, यार कुछ मिसिंग है। वो मिसिंग क्या है? आपकी अपनी हॉबीज आपको पता नहीं है कि ब्रेन ना, जैसे आपने कभी नोट किया जब आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, कुछ लोग ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे या पेन का टिक टिक करते रहेंगे, क्या है वो एक्चुअली में ये था, ब्रेन अंदर से डिमांड कर रहा है, मेरे पास फिजिकल एनर्जी है भाई, इसको यूज कर ले। वो यूज नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? वो बार बार से हिलवा रहा है आपको। अच्छा ठीक है, उसको मान लीजिए थॉट्स बहुत मिले हैं, तो बैठे बैठे वो ख्यालों में खो गया। तो डे ड्रीमिंग इज अ ब्लेसिंग्स, अगर इसको ढंग से यूज किया जाए तो। थॉट्स इज अ ब्लेसिंग्स, लेकिन पता तो हो, पता है तो उसको यूज कर सकते हो। तो ब्रेन आपको हर बात ना एक टिकलिंग देता है कि यार ये मैं हूं, तो आप करवा लो मुझसे। लेकिन हम अनअवेयर हैं, या हमारा उतना क्लैरिटी नहीं है, या उतना ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होते, तो उसको पिक नहीं करते हैं। तो इस वजह से ये फ़र्क आता है आपको।
तो जैसे आपने कहा कि हम न्यूरॉन्स को ट्रेन कर लेते हैं, वो ब्रेन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता रहता है, तो जिस भी चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा उतना नेटवर्क वो स्ट्रांग होता है, उतने उसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सिमिलरली ये तो पॉजिटिव चीज़ें हो गई। अब ऐसे ही अगर किसी बचपन से ही हमारे कई नेगेटिव भी चीज़ें हमने देखी होती हैं, सुनी होती हैं, हमने एक्सपीरियंस की एक्सपीरियंस होती किया हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से बच्चों को, वो ट्रॉमा होता है कई बार, पेरेंट्स की नहीं बन रही है आपस में, या आसपास रिश्तेदार ऐसे थे, या एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे स्कूल कॉलेज में, तो वो क्या वो जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनका भी वैसा ही स्ट्रॉन्ग सेम प्रैक्टिस क्योंकि वो होती रही, वो वैसा ही बिल्ड हो जाता है नेटवर्क? देखो ऑब्वियसली एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है, हम्म। और रिसर्च बोलती है कोई भी इमोशंस किसी भी व्यक्ति में हम्म। 90 सेकंड तक अगर स्टोर हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है। 90 सेकंड से पहले डिस्कार्ड कर दो तो इमोशंस आपके अंदर नहीं जाता। ठीक है, 90 सेकंड कैसे जाएगा अंदर? जैसे मान लीजिए आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। हाँ, मैं वहाँ भी मिला था, मुझे तब बहुत अच्छा लगा था, वो वाला पॉडकास्ट भी बहुत अच्छा गया था, उससे मिला तो वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इस इमोशंस को, जो मुझे हैप्पीनेस मिली, मैंने स्टोर किया और उसके साथ जितने भी इवेंट्स हुए कनेक्ट किया, तो मेरे अंदर वो स्टोर हो गया, चाहे वो हैप्पीनेस वाला। अब मान लीजिए कोई ऐसी बात हो जाती है, गाड़ी किसी से भिड़ गई और वहां पर थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई, तो वापस वो उस 90 सेकंड में तब भी मेरी गाड़ी भिड़ गई थी, मेरा लक खराब है, ऐसा ही मेरे साथ क्यों होता है, मेरी नई गाड़ी पे स्क्रैच पड़ गया, उससे लड़ाई हो गई थी, उससे हाथापाई हो गई थी, तो यानी कि मैंने उस नेगेटिव इमोशंस को भी स्टोर कर लिया। इसलिए ही हमारे शास्त्रों में, स्पेशली भगवत गीता में, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है, आप कर्म करो उसके साथ की फल की इच्छा। इसका मतलब ये था, आप उस इमोशंस को मत स्टोर करो, उसको डिस्कार्ड कर दो। तो यहाँ अब लेकिन बच्चे को तो नहीं पता होता। हाँ, लेकिन इंटरेस्टिंग पता है इसमें क्या है? जो बच्चा 6 साल से नीचे होता है ना, आप कभी देखना, दो बच्चे आपस में झगड़ा करेंगे ना, 5 मिनट में वैसे हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास बाय डिफॉल्ट सिस्टम ये है कि 90 सेकंड के बाद उनको बात याद नहीं रहती, इमोशंस बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वो नेचुरल है। तो यहाँ तक है तो कोई ट्रॉमा स्टोर होने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद अगर है तो फिर यहाँ पर अगेन रिसर्च आ जाती है। रिसर्च ये बोलती है, अगर आप कॉन्शियसली अपना ग्रुप चेंज कर लेते हो, अगर आप 5 या 6 ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ग्रोथ माइंडसेट से देखते हैं, आप बाय डिफॉल्ट अपना माइंडसेट चेंज कर लोगे, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लोगे। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए अब हम पॉडकास्ट के जर्नी में हैं, तो हमें बेसिक नॉलेज कैमरे की होने लग जाएगी, कितना अपर्चर है, कैसा कलर ग्रेडिंग रखे, उससे पहले हमें नहीं पता था। तो बेसिक आपकी लर्निंग उस ग्रुप में रहने से आ जाती है, तो आप अपग्रेड करना शुरू कर देते हो, और आप सिर्फ ग्रुप चेंज करोगे तो सब कुछ जैसा संग वैसा रंग। दी कहावत ऐसे नहीं बनी, न्यूरो साइंस पे बनी हुई है, तो रिसर्च बोल रही है। तो आप खाली अपना ये चेंज करोगे तो ट्रॉमा से भी बाहर आ सकते हो। बाकी और बहुत सारी टेक्निक्स हैं ग्रोथ माइंडसेट की, वो भी की जा सकती है। तो और जो ब्रेन की पावर को, जैसे आपने कहा कि स्ट्रेंथन करने के लिए, कि ब्रेन हमारा स्ट्रांग रहे, क्योंकि एज के साथ कहते हैं कई तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट ब्रेन हेल्थ पे आने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। तो वो उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम डेली रूटीन में हमें करनी चाहिए फॉलो? इसमें बहुत जैसे आपने देखा हो न्यूरोप्लास्टिसिटी वर्ड, अगर आपने सुना हो, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है जिसको स्ट्रेच किया जा सकता है। जैसे आपने कभी नोट किया है, जैसे आप जो चोटी पे रबड़ लगाते हो, अगर उस रबड़ को हम यूज ना करें तो कैसा हो जाता है? वो कुछ टाइम के बाद वो एकदम श्रिंक हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, एकदम चिपचिपा सा हो जाएगा। और अगर रेगुलर यूज करें वही सेम रबड़, वो पता नहीं कितने टाइम तक चलता है, उसकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है। सेम विद द ब्रेन। ब्रेन को अगर आप नए काम दे दो, जैसे आप बहुत सारी पजल्स को सॉल्व करना शुरू कर दो, स्पेशली उनके लिए जिनको मेमोरी का इशू आ रहा है, जो लगता है जो 50s में आ गए हैं, उनको लगता है कि थोड़ा सा इशू आने लग गया है, भूल जाते हैं, चाबी रख के भूल जाते हैं, बाजार से गए सामान लाना भूल जाते हैं। ये जो इश्यूज के हैं, दिस इज लैक ऑफ फोकस एक्चुअली। तो अगर जैसे ही आपने पजल सॉल्व किया तो आपका ब्रेन वापस रिवायर होना शुरू होता है, उसको काम मिलता है। जैसे नया काम मिलता है ना, उसको बड़ा अच्छा लगता है। प्रॉब्लम ये है कि जितना मोनोटोनी में है, ब्रेन में एक फिक्स पैटर्न बन गया, उसके बाद नया कुछ नहीं है, वो आइडल बैठा है, और खाली दिमाग शैतान का, ये कहावतें इसलिए बनी हुई हैं, तो वो नेगेटिव हो जाता है। आप पजल सॉल्व करो तो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। आपको लगता है पजल सॉल्व करना मुश्किल है, फाइंड द डिफरेंस खेल लो, गूगल पे जाइए, फाइंड द डिफरेंस लगाइए, न्यूज़पेपर में आता है, एक चित्र से दूसरे चित्र में अंतर ढूंढिए, आपका ब्रेन फोकस्ड हो जाएगा। वो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आप पार्क जाते हैं या किसी रूम में बैठे हैं, वहां पर आप 5 4 3 2 1, ये फॉर्मूला है, ये ऑडियंस आपके लिए भी है, ये आपने करना है, और अभी मैम को बताना है कमेंट में आपको कैसा लगा। क्या करना है आपने? कहीं बैठे हो आप, 5 ऑब्जेक्ट को आप आसपास देखो और बोलो, ये लाइट है, ये प्लांट है, ये मोमेंटो है, ये माइक है, ये कैमरा है। 5 ऑब्जेक्ट बोलने हैं, तो आप लोअर ब्रेन से अपर ब्रेन की तरफ आ रहे हो। 4 कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, आपने सुनने हैं। जैसे यहाँ पर एसी वेंट की आवाज आ रही है, पास में से अगर कोई गाड़ी जा रही है,
या बर्ड की आवाज़ आ रही है क्या, या मुझे हो सकता है कि मेरे यहाँ शोल्डर से कुछ नकल ऐसे हुआ तो वहाँ से मुझे एक आवाज़ आ रहा है। ऐसे 4 साउंड्स आपने सुनने ही है। 3 आपने चीज़ों को महसूस करना है। कैसा कपड़ा पहना हुआ है, साथ में आपका कोई दोस्त बैठा है उसको छू के देखना है, या आपके आस-पास कोई बेंच है, कोई घास है, कोई पौधा है, या कोई और कुछ भी रखा है उसको फ़ील करना है। हो सकता है वो प्लास्टिक ही क्यों ना हो, कुछ भी हो। तो 3 आपने फ़ील करना है। 2 आपने स्मेल, ठीक है ना? आज के आस-पास इस रूम की फ्रेग्रेंस कैसी है? या मेरी फ्रेग्रेंस कैसी है, मेरे साथ वाले की फ्रेग्रेंस कैसी है, ये फ्लावर रखा हो उसकी फ्रेग्रेंस, किसी भी तरह की 2 खुशबुओं को आपने आपने स्मेल करके देखना है। लास्ट एक, दिन में कम से कम कुछ एक नया टेस्ट, हो सकता है वो आपने नमक ही चेंज किया हो सकता है किसी नई जगह बैठ के चाय पी हो आपने, हो सकता है किसी नए कप में चाय पी, उस कप का भी अपना एक टेस्ट होता है, तो कुछ नया टेस्ट करना है आपने। तो आपने अपने 5 सेंसरी को डेवलप कर दिया, जितने वो डेवलप होंगे उतना आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हो, उतना इन सब तरह की प्रॉब्लम से आप दूर रहने वाले हो। तो ये भी कर लेंगे तो भी इससे आपका ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा, और एंटी एजिंग टेक्निक बोलते हैं इसको। ओके Yeah. तो ये बड़ा अच्छा आपने बताया है कि 5 सेंसेस को अपने जितना एंगेज कर लेंगे, क्योंकि वही आपने कहा ना जो मोनोटोनस हो जाता है तो ब्रेन हमें लग रहा होता है हम काम ही तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी 5 सेंसेस तो होती नहीं है, हम तो बिल्कुल लगे हुए हैं रोबोट की तरह काम करने, उधर से देख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, देख रहे हैं टाइप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो उसी मोड पे ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा होता है। 5 की 5 सेंसेस हमारी एंगेज होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होते तो उनको जब हम एंगेज करते हैं तो ब्रेन जो है वो हमारा एक्टिव रहता है, और जितना वो एक्टिव रहेगा, वही आपने कहा एंटी एजिंग है, उतना ज्यादा एज तक भी वो हेल्दी रहेगा। इनफैक्ट मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जो हमारे पूर्वज थे ना, उनको ना पता था कि हम बहुत बड़े आलसी होने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए। जैसे आप नोट करो, हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले मंत्र बोलने का हमारे रिवाज था। क्यों होगा? मैं तो देखो साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस से सोचता हूँ, तो शास्त्र बाद में आते हैं, साइंस से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो शायद इसके पीछे का पर्पज ये था कि आप जब खाने को देखते हो और जब खाने को स्मेल करते हो तो आपके मुंह में एक सलाइवा, जिसको लार बोलते हैं, वो बनता है। तो वो एक्चुअली पर्पस है आपके ब्रेन को बताने का कि भैया ये वाला खाना आ गया है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल बनाओ। क्योंकि अगर आप कोई खट्टा ले रहे हो तो उसका अलग केमिकल है, मीठा ले रहे हो तो उसका अलग केमिकल है, अगर आप कुछ नमकीन खा रहे हो तो उसका अलग केमिकल है। तो ब्रेन को पता है कि कौन सा केमिकल देना है ताकि आपको डाइजेशन और आपका आराम से हो जाए। तो उसका पर्पस था कि आप 3 4 5 सेकंड के लिए खाने को निहारें, स्मेल करें, देखें, उस कटलेरी को देखें कैसे खाना मिल रहा है आपको, और फिर हाथों से खाएं ताकि आपको यूटेंशियल का टेस्ट ना जाए, जीभ को पता लगे आप क्या खा रहे हैं। तो क्या ब्यूटीफुल था ताकि आप फोकस भी हो जाएं। तो कितने इंटरेस्टिंग नियम थे हमारे, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग लगते हैं क्या बनाया इन्होंने। सही बात है, वही पुरानी कई चीजें हैं जो हम लोग भूलते जा रहे थे, अब धीरे धीरे हम लोगों ने फिर इंटीग्रेट करना शुरू किया, और वाकई में वो साइंटिफिक बातें थी जिनके अब आपने कहा आपको साइंटिफिक लगती है, वो साइंटिफिक ही थी। पहले बहुत ज्यादा उनकी जो है ना, हमारा जो माइंडसेट कहते हैं हमसे ज्यादा ही प्रोग्रेसिव था। तो जो माइंडसेट की ही बात करेंगे हम, ब्रेन की ही पावर की बात करेंगे, तो जो स्टीफन हॉकिंग है उनका, जैसे हमने देखा कि उनका फुल बॉडी पैरालाइज्ड हो चुकी थी, लेकिन वो उनकी ब्रेन में ही पावर थी जिसको वो यूज करके उन्होंने कई रिसर्च भी करी और कई इन्वेंशंस भी वो कर रहे थे। तो वो उनकी ब्रेन में ऐसा क्या मतलब डिफरेंस था और वो ऐसा कैसे कर पा रहे थे? जो सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, एक थी उनकी लर्निंग अडेप्टेबिलिटी, वो लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर थे। आप ये देखो, दूसरा जिस चीज से हम दूर भाग रहे हैं या एक्ट कर रहे हैं भागने, वो है टेक्नोलॉजी। नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करना, टेक्नोलॉजी ए आएगा खा जाएगा, उन्होंने तो उसको अपना पावर बनाया, उसके साथ दोस्ती की, उसी टेक्नोलॉजी, पहले लर्निंग के लिए माइंडसेट रखा, फिर टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया उन्होंने। तीसरा अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी यानी कि ब्रेन को यूटिलाइज किया। तो जब ब्रेन को यूटिलाइज करते हो तो आपके पास मतलब सिद्धियां जिसको बोलते हैं आप, सिद्धि, व्हाट इज अ सिद्धि? सिद्धि मींस व्हेन योर ब्रेन, माइंड एंड योर बॉडी इज अलाइंड, दैट इज कॉल्ड सिद्धि। तो उन्होंने अपनी बॉडी को छोड़ के माइंड और अपने ब्रेन को अलाइन किया, तो उनको अलग अलग तरह के थॉट्स, उनकी क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग थी और नेक्स्ट लेवल के उस पर काम किया। तो ये 3 कारण मुझे लगते हैं कि जो स्टीफन हॉकिंस को स्टीफन हॉकिंस बनाते हैं, जो आज इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और अंत तक उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रही है। कभी उनको पेन में नहीं देखा किसी, बिल्कुल बिल्कुल, कभी नहीं देखा। तो मतलब यहाँ से हमको ये चीज की इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर हमको फिजिकल कोई लिमिटेशन है भी तो भी ब्रेन में इतनी पावर है कि वो आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। राइट। तो अब एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में इससे, तो क्योंकि आपके और भी पॉडकास्ट होते हैं, तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन एक ऐसा पिक किया है आपके व्यूअर से ही, जिन्होंने आपका पॉडकास्ट को एक देखा है, जो कि आपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड किया था।
तो जो आपका वो पॉडकास्ट था उसमें आप मैनिफेस्टेशन में बात कर रहे थे और आपने एफर्मेशन के बारे में कहा कि हमको उठना है, रेडी होना है पहले, और फिर उसके बाद हमको अपनी एफर्मेशन जो है वो बोलनी है प्रिपेयर होके। तो जिन्होंने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन करने की जगह मैं कहूँगी काउंटर किया उन्होंने इस बात को, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये राइट तरीका नहीं होता कि हम जब सोकर बिल्कुल उठते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तो हम जो भी बात बोलते हैं, एफर्मेशन जो भी करते हैं, वो सीधी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो ये बात गलत है कि हमको रेडी होना चाहिए तो वो ज़्यादा वर्क करती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि उसके आगे का कॉन्टेक्स्ट और पीछे का कॉन्टेक्स्ट पूरा पता होना चाहिए। क्या होता है कि आपने अगर उसको एज अ नियम लिया कि हाँ ठीक है करना ही है, डर से करना है, तो वो कभी अफर्मेशन नहीं है। उसको करने का सही तरीका क्या है? आप मन से कर रहे हैं, डर से नहीं कर रहे हैं। मैंने हेलमेट लगाया क्योंकि मुझे डर है, एक मैं मन से कर रहा हूँ। तो जब मेरे पास मुझे पता है रेड लाइट नहीं है या ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, तो मैं उसको उतारूंगा और अपनी लाइफ को रिस्क पे लेके आऊंगा। लेकिन अगर मेरा मन है और मैं अपनी लाइफ से प्यार करता हूँ, मेरा सेल्फ लव है, तो मैं उसको रिस्पेक्ट से करूंगा। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि अगर आपको नहीं आ रहा है, आप सुबह उठते हो, आप बहुत ज़्यादा पजल्स हो जाते हो या आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, उसको आर्टिफिशियली करो। अब आर्टिफिशियली कैसे होगा? आर्टिफिशियली करने का तरीका ये है कि अब आप अपने ब्रेन को ये बताओ कि मैं इस प्रोसेस के लिए जा रहा हूँ। किस प्रोसेस के लिए? मैं ऊपर वाले से बात करने जा रहा हूँ। तो कैसे जाओगे? जाने का नियम है फिर। तो आप उसको पूरा ब्रेन को अलाइन करो। तो जब आप नहा धोकर बैठते हो, तो यानी कि ब्रेन को बताया यार मैं इस काम के लिए बैठने वाला हूँ, अगले 5 मिनट के लिए ना मुझे कोई नेगेटिव थॉट नहीं चाहिए यार, मुझे बात करनी है। जैसे मान लीजिए अब आपको पता हो आपके पास प्राइम मिनिस्टर का फोन आने वाला है, तो आप क्या किसी और का फोन उठाओगे? सारी टीम को क्या बोल दोगे? भाई चुप रहना यार प्लीज, है ना, इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम विद दैट, अगर आप नहीं कर पा रहे हो सुबह, तो ये उन लोगों के लिए प्रोसेस है जिनको लगता है कि मैं विजुलाइज नहीं कर पाता, अफर्मेशन लिख तो लेता हूँ लेकिन ना बहुत ज्यादा पेन होता है, मजा ही नहीं आता, बस ठीक है करना है क्योंकि बोल दिया। तो फिर वो क्या कहें? वो ना जाए। तो वो है ना, क्या नाम है, शहनाज वाला, साडा कुत्ता टॉमी वैसा कुछ डायलॉग है ना। तो यानी कि हम कहीं ना जाए, हम किसी लायक भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप फेक इट टिल मेक इट तक कर सकते हो आप। तो उसको आर्टिफिशियली करो, लेकिन आर्टिफिशियल जब होगा ना तो उसके नियम थोड़े कड़े हैं। तो उसके लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बी प्रिपेयर, ताकि आप कॉन्शियस माइंड से कर रहे हो, आप सबकॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जा रहे हो। सुबह उठते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव है, नो डाउट। लेकिन अगर वो नहीं मिला आपको, तो ये तरीका है फिर। तो रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको। तो इसका इससे कोई लिंक नहीं है कि जब हम नहा धो के फ्रेश होकर बैठते हैं तो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करती नहीं, है नहीं, हमारी? नहीं, उसका कॉन्टेक्स्ट ये था, ये ओके। उस कॉन्टेक्स्ट में है आपने बात करने के लिए। और एक चीज मैं चाहूंगी कि आप, जैसे आपने बताया कि फिंगर टिप्स के थ्रू हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, तो एक मैं टेक्निक कोई ऐसी चाहूंगी कि जिससे कि जो ऑडियंस देख रही है वो कुछ उनको आइडिया लग सके अपने हाथ को देखकर या फिंगर टिप को देखकर, कुछ भी एक छोटा सा, कि जिससे कि वो समझ सके अपने ब्रेन के बारे में या अपने बारे में। जो हमारा जो राइट थंब होता है, हमारा जो राइट थंब है वो हमारे लेफ्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। तो जब लेफ्ट जो सॉरी हमारा जो राइट थंब है वो ये बताता है आपका अपने आप पर विश्वास कितना है, आपको एप्रिसिएशन कितना पसंद है, आपको थैंक यू कितना पसंद है, आपको तारीफ कितनी पसंद है, आप डिटर्मिनेशन आप में है या नहीं है, आप में जिद्दीपन है या नहीं है, आप में एंथुजियाज्म है या नहीं है, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, ये है या नहीं है, आर यू मैन ऑफ योर वर्ड्स और नॉट। वो यहाँ से आता है। तो यहाँ पर अगर आपके चक्कर बना हुआ है, यानी चक्र यानी कि वर्ल बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, उस पर डेंसिटी देखनी पड़ेगी। अगर वो 15 से above है, लेकिन मैं पहले बता दूं उसके साथ बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फिर भी ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं, अगर उस पर चक्र बना हुआ है, उसमें टोटल काउंट्स करते हैं हम कितने हैं, अगर वो 15 से above चला जाता है तो मान के चलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपने आप के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रखता है, अपना इंट्रोस्पेक्शन बहुत स्ट्रांग करता है, अपने बारे में जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा रखता है और जल्दी ग्रो करने के उसके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अपने उसकी पूरी इमोशंस पे कंट्रोल करने की पावर रखता है वो। लेकिन बाकी कॉम्बिनेशंस भी लगेंगे, लेकिन यहाँ से ये देखा जाता है। ऐसे सब अलग अलग फिंगर्स का अलग अलग रोल है। तो सारे फिंगर्स को अगर हम चेक करते हैं तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसका बिहेवियर ये वाला है। तो जो आपने कहा कि ये जो राइट थंब होता है ये लेफ्ट ब्रेन से हमारा कनेक्टेड होता है, तो ये लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का क्या कॉन्सेप्ट है? ये 1981 में ना डॉक्टर रॉजर्स पेरी को नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए। उन्होंने ही इज द पर्सन जिन्होंने ये क्लियर किया विद रिवर्स इंजीनियरिंग कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मिथ आ जाता है कि अच्छा मतलब एक बार में लेफ्ट ब्रेन काम करता है या एक बार में राइट, ऐसा नहीं है। ब्रेन एक बार में पूरा काम करता है, लेकिन हर हिस्से की अपनी एक जिम्मेदारी है। तो लेफ्ट का अलग काम है, राइट का अलग काम है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे बहुत सारे हेड इंजरीज वाले केसेस लिए
और ये देखा भी कौन से पार्ट पर जब चोट लगी सर के तो उससे कौन से बॉडी पार्ट पर असर आया। तो उन्होंने बताया कि अच्छा ये वाला हिस्से पे चोट लगी यानी कि टेम्पोरल लोब पे लगा तो स्पीच में दिक्कत आ रही है, इधर वाले में लगा तो स्पीच को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है, यहाँ चोट लगी तो उसके सोचने समझने की ताकत में फर्क आ रहा है, यहाँ चोट लगी तो उसके देखने यानी कलर सेंस में जा रहा है। तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन दिया कि ब्रेन दो तरह के हैं हमारे, एक लेफ्ट और राइट, और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं लाइक दिस। तो हमारे राइट हैंड से लेफ्ट ब्रेन कनेक्टेड है, हमारे लेफ्ट हैंड से राइट ब्रेन कनेक्टेड है। तो वहां से ये पूरी रिसर्च निकल के आती है। फिर इसको और डीप डाउन जाते हैं तो लेफ्ट के भी 5 पार्ट हैं और राइट के भी 5 पार्ट हैं। तो अब यहाँ मुझे मालूम है ऑडियंस एक सवाल पूछेगी, अच्छा जिनके हाथ नहीं होते उनका दिमाग नहीं होता? ऐसा नहीं है। लेकिन ये तय है अगर किसी का दिमाग नहीं है तो वो फिंगर टिप्स भी लेके पैदा नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड एनेनकीफली केसेस। जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल कॉर्टेक्स नहीं बनता वो बच्चे बहुत लाखों में एक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने सर्वाइव कर पाते हैं। तो उनके पास ये ब्रेन नहीं है तो उनके फिंगर टिप्स भी नहीं पाए जाते, ना के बराबर पाए जाते हैं। क्लियर? तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इनका भी कोई रोल होता है कि मतलब कि किस में हमें वर्क करना है कि इनको भी हम स्ट्रेंथन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि जिससे कि हम लाइफ में आगे सक्सेस हमको मिले? और स्पेशली जैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे थे कि उससे उसमें लेफ्ट और राइट ब्रेन को कैसे यूज करना है? देखिए जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है जो कि हमारे राइट हैंड से कनेक्टेड है वो है फैक्ट्स, लॉजिक्स, एनालिटिकल, रीजनिंग, मी, माई सेल्फ, इसकी बात करता है वो, और माइक्रो लेवल पे बात करता है। जो राइट है यानी कि राइट ब्रेन जो हमारे लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है वो बात करता है फीलिंग्स, इमोशंस, विजुअलाइजेशन, देखना, सपने, महसूस करना, दया भावना यानी कि सिंपैथी, एम्पैथी, किसी के प्रति करुणा भाव, और कलर सेंस यानी कि मैक्रो, बड़ा बड़ा सोचना है राइट ब्रेन पे, उसको प्रोसेस करके लेके जाना है यानी कि सपनों को सफलता में कन्वर्ट करना है तो लेफ्ट ब्रेन लगेगा। तो दोनों का काम अपना अपना है। विजनरी बनना है तो आपको राइट ब्रेन चाहिए, और अगर आपको उसको प्रोसेस करके लीडरशिप के अंदर कन्वर्ट करना है, सफलता को चखना है, सच में जीना है, तो आपको लेफ्ट ब्रेन चाहिए। तो दोनों पे काम करना पड़ेगा। तो इनके साइड के जो न्यूरॉन्स होते हैं ये भी अलग अलग होते हैं कि इस तरफ के न्यूरॉन्स को अगर स्ट्रेंथन करना है, ये वाला जो जैसे आपने कहा लॉजिकल साइड है, इसको अगर हमने स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए कुछ अलग एक्टिविटी होगी और उसके लिए कुछ ऐसा भी है? हाँ बिल्कुल है। जैसे अगर आपको लगता है कि आपको लॉजिकली स्मार्ट बनना है तो आप सुडोकोस खेलिए, आप लॉजिकल पजल्स खेलिए। आपको लगता है कि आपको क्रिएटिव ज़्यादा होना है तो क्रिएटिव पिक्चर्स देखिए, क्रिएटिव नॉवेल्स पढ़िए, कलर्स पे काम कीजिए, किसी एनजीओ को ज्वाइन कर लीजिए, लोगों को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे पीपल्स हैं। तो पीपल मैनेजमेंट कम फ्रॉम योर राइट ब्रेन, सेल्फ मैनेजमेंट कम फ्रॉम योर लेफ्ट ब्रेन। तो अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं है तो आपको राइट ब्रेन पे काम करना है। सॉरी, अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं है तो आपको लेफ्ट ब्रेन पे काम करना है। और आप पीपल मैनेजमेंट में बहुत पुअर हैं, लोगों से घुल मिल नहीं पाते, इंट्रोवर्ट कहते हो अपने आप को, जो कि बहुत बड़ा वर्ड है। सोचता आप शाई हो, इंट्रोवर्ट नहीं हो, तो वो कहाँ से आता है? वो आपके राइट ब्रेन से आता है। तो आप लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दीजिए। तो जितना घुलेंगे मिलेंगे तो आप भी अपने आप को अपग्रेड कर पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को। जो आपने ये बात करी कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लोगों से घुलना मिलना शुरू कर दीजिए, उतना आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर पाएंगे। तो जो ऑलरेडी इंट्रोवर्ट हैं और वो शाय हैं, वो घुलना मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट उनके अंदर से वो हिम्मत आ ही नहीं रही कि हम वो काम करें, उनके साथ जाएं, लोगों से बात करें और अपने उन न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन करें, हमारी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म हो। तो क्या कुछ ऐसा मतलब टेक्निक्स होती हैं कि वो पहले अपने उन न्यूरॉन्स को स्ट्रेंथन कर लें और उनके अंदर वो हिम्मत आ जाए, वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो जाकर लोगों से बात कर पाए? ये सेम मतलब जैसे पब्लिक स्पीकिंग में भी आ जाता है, स्टेज फियर भी होता है, लोग कांपना शुरू कर देते हैं तो वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो क्या कुछ एक्सरसाइजेस होती है जिससे न्यूरॉन्स पहले ही स्ट्रेंथन हो जाएं? इसको एक्सरसाइज क्यों, हम आपकी ऑडियंस के लिए एक 7 डेज का चैलेंज देते हैं। तो आप रेडी हो 7 डेज के चैलेंज के लिए? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना रेडी हो। तो इस चैलेंज का नाम है वीआईपी। ओके, अब ये सिनेरियो है, पिक्चर ये है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है, एक व्यक्ति है जिसको अवेयरनेस है कि उसको बात करने में उतना मजा नहीं आता, और ये एक्सेप्टेंस है हाँ यार वो नहीं कर पाता, लेकिन एक्शन ये लेना चाह रहा है कि हाँ मेरे को कम से कम अबव एवरेज लेके जाना है इसको। मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाना चाहता हूँ, मीटिंग में जाऊँ तो मेरे से लोग बात करें, तो उसको अपना कन्वर्ट करना है। लेकिन पहला अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, देन एक्शन उसने बना लिया। अब इसको चैलेंज का नाम है वीआईपी चैलेंज। तो उसने क्या करना है, आंखें बंद करनी है और विजुलाइज करना है वो लोगों के बीच में है, 7 दिन तक लगातार करना है, और सिर्फ 2 मिनट की एक्सरसाइज है। और आपने बहुत मुस्कुराते हुए विजुलाइज करना है, आप लोगों के बीच में हो, लोग आपके आसपास बैठे हैं और ऐसे ध्यान से लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए एकदम आपको निहार रहे हैं, और आप इतना अच्छा बोल रहे हो, अपने टॉपिक पे बोल रहे हो जो आपका टॉपिक है, लोग आपको तसल्ली से सुन रहे हैं।
तो आप उसकी तैयारी करके जा रहे हो। अब उसका प्रोसेस क्या है और उसके पीछे का प्रोसेस विजुलाइज करना है। आपको पता है कल आपकी मीटिंग है या 4 नए दोस्तों से मिलने जा रहे हो, तो आप कुछ पढ़ के जा रहे हो, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया ट्रेंडिंग या आपका जो भी टॉपिक है, आप प्रोसेस को महसूस कीजिए। यार आप बुक पढ़ रहे हो, पन्ना पलटने की आवाज़ आ रही है आपको, आप पूरा महसूस कर रहे हो, तो आपने विजुलाइज कर लिया। तो आपने अपने आप को विजुलाइज किया जब आप लोग आपको सुन रहे हैं और आप कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं चाहे खड़े हो गए। फिर आया था हम आई पे, इंटेंशनल अफर्मेशन। अफर्मेशन के साथ यानी कि इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब वो जब इमोशंस जुड़े होंगे तो क्या होगा, अब आपने अफर्म करना है अपने आप को जिसके अंदर भावनाएं हैं। आई एम फीलिंग वेरी गुड, मुझे बहुत मजा आ रहा है, इतना प्यार से लोग मेरे को सुन रहे हैं, मैं कितना अच्छा बोल रहा हूँ, लोग मुझे सुनना चाहते हैं। आपने अपने आप को इंटेंशनली उस फील के साथ, चेहरे पे वो भाव होने चाहिए। फिर आ जाते हैं हम लास्ट में पी। अब आपने लगातार अपने आप को पॉज देना है। पॉज क्या है, साइंस ये बोलती है जब भी हम कोई एक्टिविटी सीखते हैं, जैसे आपने विजुअलाइजेशन सीखा, आपने लर्निंग के लिए उसका प्रोसेस फॉलो किया, आपने इंटेंशनल इन्फॉर्मेशन किया, हम नॉर्मली क्या उस प्रोसेस में चले जाते हैं, ब्रेक नहीं देते। और साइंस ये बोलती है अगर आपने रिपीटेटिव किया तो आपका ब्रेन नहीं सीखेगा। लोगों को सिखाया क्या जा रहा है, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट, ऐसा नहीं है। रिसर्च कहती है कि अगर आपने रिपीट करने के बजाय अगर सिर्फ 15 सेकंड का पॉज दे लिया तो आपके मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं। सब कुछ अपने आप अच्छा बाय डिफॉल्ट होता है, आपको कुछ नहीं करना, आप बस सिर्फ बैठ जाओ, पॉज ले लो, कुछ भी नहीं करना आपने। वो अगर आप कर लेते हो तो ये पूरा अगर 7 दिन तक करते हो तो आप देखोगे अपने अंदर अंदर से या तो आपको इवेंट्स दिखने लग जाएंगे ऐसे, या ऐसा कुछ इंसिडेंट होने लग जाएंगे, ऐसे लोग मिलने लग जाएंगे, तो चीज़ें अपने आप होना शुरू होंगी। तो ये 3 फॉर्मूला को कराइए, वीआईपी को 7 दिन तक कीजिए। फिर आप बताइए कमेंट बॉक्स में आके आपको कैसा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा आपने शेयर किया और डेफिनेटली बहुत सारे लोग इस चैलेंज को लेने वाले हैं, जिनको भी अभी अभी मेरी यहाँ पे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि मेरे को कॉन्फिडेंस का लगता है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली ये चीज़ एक्सरसाइज हेल्प करने वाली है। बहुत हेल्प करने वाली और थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए, और बहुत सारी नॉलेज आपने शेयर किया। एंड डेफिनेटली मतलब मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा टाइम की लिमिटेशन है, अदरवाइज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अभी तो और बहुत सारी चीज़ें जो जाननी है। थैंक यू सो मच थैंक यू। इसमें एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, मुझे कपिल शर्मा शो की याद आ गई। उनके पास भी एक रिसर्च टीम है एक लोग की, आपने जो रिसर्च की है ना कि क्वेश्चन निकाला, ये बहुत इंटरेस्टिंग था, आपके क्वेश्चंस माइंड ब्लोइंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, दैट इज माय कंप्लीटली माय प्लेजर, मच ग्रेटिट्यूड, थैंक यू।